पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रह जाएगा और खुद ब खुद पीओके भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन जाएगा। पीओके तो भारत लेकर ही रहेगा, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि ये बात कहने और सुनने को तो कई सालों से मिल रही है, लेकिन एक्शन कब होगा इसका इंतजार सबको है। यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो पीओके कैसे आएगा? पीओके तो जैसे गया वैसे ही आएगा। जैसे गया कोई चीज बीमारी जैसे शुरू होती है वैसे खत्म होती है। लेकिन ये जो भारत खंड खंड हो चुका है, इधर उधर जा चुका है, हम जो बात करते हैं अखंड भारत की, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी? नहीं, मेरा देखिए, मेरा ये मानना है कि जो वर्तमान भारत है यही अखंड रहे तो बस पर्याप्त है। जो फिलहाल है, जो फिलहाल है, तो फिर तो पीओके को भूल जाना चाहिए। वो छोटा टुकड़ा वो भारत का ही पार्ट है। अच्छा, तो भारत का ही पार्ट है। मैडम पूछ रही पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला लेना चाहिए कि? मैं कह रहा हूँ भैया काम करो बांग्लादेश वालों, आप अपने मस्ती में रहो, इधर घुसपैठ मत करो। जो आए वही नहीं संभाले जा रहे। हाँ, जो 5 करोड़ आ गए इनको भी ले लो वापस, लेके अपने खुशहाल रहो। अच्छा, जो ये आंकड़ा बताते हैं 5 करोड़ का घुसपैठियों का, सबसे ज्यादा जो घुसपैठ है बंगाल से होती है। ममता दीदी की सरकार है तो वहां कोई टेंशन भी नहीं है। जो जिस तरीके के वहां लोग हैं, ममता दीदी के जो नेता हैं, वो आराम से वहां घुसपैठ होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल है। तो ये 5 करोड़ का आंकड़ा जो है ये आपके पास कैसे आया? क्योंकि जितनी भी अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां कुछ हजारों में मिलेंगे, कुछ लाखों में मिलेंगे, बस करोड़ों में नहीं मिलेंगे। नहीं, 2 करोड़ का आंकड़ा तो पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने एडमिट किया। हाँ, 2 करोड़ आ चुके हैं। मैंने 5 करोड़ का आंकड़ा, मेरी पीआईएल चल रही भारत में एनआरसी होनी चाहिए, जब मैं उस पर काम कर रहा था, और 2017 में की बात है, मैं जब उस पर काम कर रहा था, तो मैं राज्यों की वोटर लिस्ट का हमने एग्जाम स्टडी किया कि वोटर लिस्ट कैसे चेंज हो रही है। 1999 में क्या पोजीशन थी, तो 2014 के चुनाव में क्या पोजीशन हो गई। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट देख लो। वोटर लिस्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो जनगणना होती है वो 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। ठीक है, विधानसभा चुनाव होगा तभी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा का प्रधान होगा तभी अपडेट होगी। बिल्कुल, गांव का आप 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की और 1999 की वोटर लिस्ट अपने लोकसभा की एक बार कंपेयर करके आप देख लो, आपको पता चलेगा आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बदल गई है, आपके बदल गई। भारत के सभी लोकसभा क्षेत्रों की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। उसका रूट का है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। उस समय जब मैंने रिसर्च किया था तो मैंने कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, और केंद्र के अलावा सभी राज्यों को नोटिस गई है, और किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं आके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इनका आंकड़ा गलत है। तो बंगाल की सरकार ने भी नहीं कहा कि आंकड़ा गलत है। जनसंख्या विस्फोट, भारत के टोटल केंद्र और राज्य मिला दीजिए आप, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल 36 है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में टोटल इस समय 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, बॉर्डर पे, हिमालय बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, या इधर महाराष्ट्र का समुद्र का बॉर्डर, गोवा का जो बॉर्डर पे जो 300 की 300 यानी 100% बॉर्डर की तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये कितना बड़ा खतरा है? ये जो सीमांचल का जितना बड़ा इलाका है वो सब घुसपैठिए वहां हैं। बिल्कुल, आपके मुताबिक भी जितने हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो असम का, हमारे देश के भीतर भी दुश्मन बैठे हैं और देश के चारों तरफ भी दुश्मन बैठे हैं, और बॉर्डर पे हमारे घुसपैठिए। ये कितना बड़ा खतरा है? क्या इस चीज की जानकारी सरकार को नहीं है? देखिए, सबको है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इसका इलाज भी होगा। इलाज अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो अंदर से बच्चों को फेंक रहे हैं ना। क्यों फेंक रहे हैं? उनको पता है भारत में चले गए, एक बार चले गए तो कहीं जंगल में जाके बस जाएंगे, कहीं सड़क के किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे लाइन किनारे, कहीं झुग्गी बना ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर यही एक कानून होता कि भारत में अगर कोई अवैध रूप से पाया गया तो उसकी 100% झोली जो कुछ सामान है उसको जब्त करेंगे, और जब्त करके 20 साल में जेल में डाल देंगे। तो कोई अंदर से आता क्या? नहीं आता, नहीं आता। वो आप ऐसे, इसको दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे पॉलिटिशियन है,
उनके किसी के पास एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी, किसी के पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, किसी के पास जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी, किसी के पास एसपीजी होती है। ये जो एसपीजी वाले हैं या जेड कैटेगरी वाले हैं, किसी गोली मारते हैं क्या? नहीं, लेकिन डराने के लिए बड़ी बंदूक रखते हैं कि कोई इधर हमला ही ना करे। ऐसे खौफनाक कानून बनाने पड़ेगा। चीन में लोग क्यों नहीं घुसते? क्योंकि 20 साल सजा होती है। सिंगापुर में अवैध रूप से क्यों नहीं घुसते? 20 साल सजा होती है। जर्मनी में लोग अवैध रूप से क्यों नहीं जाते? 20 साल सजा होती है। जापान में अवैध रूप से क्यों नहीं जाते? 20 साल सजा होती है। कोरिया में क्यों नहीं जाते? फांसी देते हो। इसमें कुछ बहुत पैसे लगते हैं इन चीजों को अपनाने में। वो जापान में जो हो रहा है, चाइना में या अमेरिका में जो हो रहा है, अगर इन चीजों को अपने संविधान में डालें, ये बहुत मोटा खर्चा है। कहीं कोई खर्चा नहीं है, फ्री में है। खर्चे वाले काम तो सब हो रहे हैं। हाईवे बनाने में खर्चा आता है, मॉल बनाने में खर्चा आता है, फ्री सामान देने में भी खर्चा आता है। वो सब में कानून बनाने में कोई खर्च नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद अब जो है कानून बनेगा, क्योंकि देश, खासतौर पे यूथ, पढ़े लिखे लोग, टैक्स पेयर, अब वो कह रहे हैं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो कठोर कानून चाहिए, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। और सब ये भी कह रहे हैं कि हाईवे बनाने से हमारी संस्कृति भारत नहीं बचने वाला है, एयरपोर्ट बनाने से नहीं, अब कठोर कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये सब डिमांड कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, यहाँ पे बस एक सवाल, ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है CAA बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वो तो उनका चुनावी, नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि वो कह रही तो नहीं हो सकता? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। पहली बात तो वो बस मिसगाइड कर रही हैं, और वो इसलिए इसलिए मिसगाइड कर रही हैं क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध है। अपराध नहीं है। रूट काज वही है। ठीक है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। जिसको अप्लाई करना है वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पोर्टल पे अप्लाई करेगा। पोर्टल ऑलरेडी बन चुका है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, DM से कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, सीधे केंद्र सरकार उस पर कर रही है। तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। लेकिन और वैसे भी CA भारत के लोगों के लिए है ही नहीं है। ये तो बेचारे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं। अदरवाइज अगर उनको अपने घर की लालच होती, खेत खलिहान की, तो वहीं रहते, वहीं कन्वर्ट हो जाते। उनको लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा धर्म बच जाए। जो धर्म बचाने के लिए आया। भारत एक धर्मनिष्ठ राष्ट्र है, और यहीं के लोग, अगर भारत में उनको नागरिकता नहीं मिले तो कहाँ मिलेगी उनको? धर्म मच जाए, जनसंख्या विस्फोट की बात हुई। रिपोर्ट आई है 7.18% 8% हिंदू, ऑलमोस्ट 8 कम हुए हैं। 43.15% मुसलमान इस देश में बढ़े हैं। मतलब ये कितना चिंता का विषय है। जनसंख्या विस्फोट की जब बात हो रही है, जब बात संस्कृत बचाने की हो रही है, फिर से विभाजन की स्थिति आ सकती है क्या? क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो 22% मुसलमान थे, और आज 14% हम पहुंच चुके हैं। और ये 43% पैदा किए गए या फिर घुसपैठिए भी इसमें? उसको और क्या हम हिंदू राष्ट्र के बदले इस्लामिक राष्ट्र बनने वाले, मुझे ये भी बताइएगा। और इसका कारण लव जिहाद तो नहीं? हिंदू लड़की को और फंसा फिर- लिया तो एक लड़की फिर वो वहां से वही- गुम कर दी, वही 2000 अपने घर में ले आए। वही 2047 गजवाए हिंद। देखिए, पाकिस्तान जब बना था उस समय जितने भारत में मुस्लिम थे, इस समय वो संख्या क्रॉस हो चुकी है। आप केवल ये देखो उस समय कितने परसेंट थे, आज की डेट में कितने परसेंट, उस समय कितने थे और आज की डेट में कितने हैं। जो ये हुआ है, 8% हिंदू घटे हैं, 43% बढ़े हैं। इसका मतलब जो बीच का गैप है वो तो और ज्यादा हो गया ना। एक कम्युनिटी 43% बढ़ रही है, दूसरी कम्युनिटी 8% डाउन हो रही है, तो गैप तो और लंबा हो गया। ये बहुत ही चिंता का विषय है। दुर्भाग्यवश ओट जीवी और नोट जीवी नेता इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं, और इसलिए नहीं चिंता कर रहे हैं कि उनको केवल सत्ता चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं, वो भाग जाएंगे यहाँ पे। भाई क्या होता है, जब भी कुछ होता है तो नेता तो मारा नहीं जाता। पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जितने वहां के बड़े लोग तो भाग आए यहाँ पे। जेठमलानी जी चले आए, आडवाणी जी चले आए, मनमोहन सिंह जी चले आए, इंद्र कुमार गुजराल जी का परिवार चला आया, खुशवंत सिंह चले आए, मिल्खा सिंह चले आए, सुनील दत्त के पिताजी क्या था, सुनील दत्त जी चले आए, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब चले आए, सब चले आए, मोहिंदर लाला अमरनाथ चले आए, पृथ्वीराज कपूर चले आए। जितने बड़े लोग, तो क्योंकि जो बड़े संभ्रांत लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, ये भांप लेते हैं कुछ गड़बड़ होने वाले, पहले वहां से खिसक लेते हैं। ऐसे जिस दिन यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा ना, तो आज ये जो कोई अम्बेडकरवाद की बात करता है, कोई गांधीवाद की बात करता है, कोई जो है कोई फलानावाद, कोई फलानावाद, ये सारे खिसक लेंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, और सबने अपना जुगाड़ कर भी रखा हुआ। यहाँ के ज्यादातर पॉलिटिशियन ने अपना मकान वकान बना रखा है, उनको पता है कुछ गड़बड़ होगी तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो निकल दो। फंसेगा कौन? जनता।
दुर्भाग्यवश जनता जो है उस चीज को समझ नहीं पाती, वो नेताओं के जो बोल वचन पे ही जाती है, नेताओं के भाषण पे जाती है।